वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का प्रिया क्लासेस 5140 में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप और आपके परिवार बेहतरीन, खुशमिजाज और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग बात करेंगे सीटेट जुलाई 2023 भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। किस पे बात करेंगे हम लोग? भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक प्रकार से लेसन है, और सीटेट में 30 में से कम 5 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं कि भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका क्या है। हम लोग देखेंगे भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। भाषा है क्या? भाषा परिवर्तनशील और विकासशील है। क्या कह रहा है? यदि टॉपिक में क्वेश्चन में पूछ दे कि भाषा क्या है, तो सबसे पहले आप लोग उस क्वेश्चन को देखेंगे कि भाषा क्या है। एक परिवर्तनशील और विकासशील है। क्या है? परिवर्तनशील यानी परिवर्तन भी हो सकता है और उसका विकास भी होता है। व्याकरण उसके इस विकास पर नियंत्रण का कार्य करता है। क्या कह रहा है? कि व्याकरण उसके इस विकास पर यानी विकासशील पर नियंत्रण का कार्य करता है। व्याकरण भाषा को अव्यवस्थित होने से बचाता है। क्या कह रहा है? कि व्याकरण जो होता है वो भाषा को अव्यवस्थित यानी टूटने से क्या करता है? बचाता है। अतः भाषा के स्वरूप को शुद्ध रखने, उसकी विकृतियों यानी उसकी बुराइयों को से, उसकी कमियों को से बचाने में व्याकरण की क्या है? शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, आवश्यक है। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर दूसरा टॉपिक है कि व्याकरण के बिना कोई भी भाषा शिक्षण अधूरा है। ठीक ना? कोई भी आप भाषा पढ़ते हैं, कोई भी शिक्षण करते हैं, यदि व्याकरण आपको पता नहीं है, ग्रामर ही नहीं मालूम है, तो आपका शिक्षण क्या है? अधूरा माना जाएगा। व्याकरण के संपूर्ण ज्ञान के अभाव में शुद्ध बोलना लिखना संभव नहीं है। क्या कर रहा है कि व्याकरण के संपूर्ण ज्ञान, जिस दिन संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा आपको व्याकरण का, उस दिन आपको शुद्ध बोलना और लिखना क्या है? संभव नहीं होगा। थर्ड है आपका विद्यार्थी द्वारा मानक भाषा का प्रयोग करने हेतु उनका व्याकरण नियमों से परिचित कराना है। क्या कर रहा है? कि अभ्यर्थियों को व्याकरण के नियमों से क्या कराना है? परिचित कराना है। किसके रूप में? मानक भाषा के रूप में। किसके रूप में? मानक भाषा के रूप में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे ओके, फिर हम लोग बात करेंगे कि भाषा क्या है। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। क्या कह रहा है? कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को, विचारों को क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। किसके सामने? अगले वाले व्यक्ति के सामने। भाषा को शुद्ध रूप से प्रयोग करने के लिए 4 कौशलों की आवश्यकता है। हम कई बार बता चुके हैं कि भाषा कौशल के मुख्य रूप से 4 कौशल होते हैं। कितने कौशल होते हैं? 4 कौशल होते हैं मुख्य रूप से, जिसका पहला है कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना यानी सु, बोलना यानी ब, पढ़ना यानी प, लिखना यानी ली। बोलना यानी बो। सु बो पौली, ये क्या है? ट्रिक है। क्या है? ट्रिक है। इसके द्वारा आप लोग जान सकते हैं कि भाषा कौशल के मुख्य रूप से 4 कौशल होते हैं। सु बो पौली यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। जरूर नहीं है कि इसका विकास इसी क्रम में चले, ये भी ध्यान दीजिएगा। जरूर नहीं है कि बच्चा सब सुने, बोले, पढ़े, लिखे। पहले बच्चा लिख भी सकता है, फिर बोल भी सकता है, फिर पढ़ भी सकता है, फिर सुन भी सकता है। जरूर नहीं है कि ये सारी प्रक्रियाएं सु बो पौली के क्रम में ही चले। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि व्याकरण क्या है। तो व्याकरण वह शाखा है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने तथा बोलने के नियमों को ज्ञात करवाता है। क्या कह रहा है? कि व्याकरण वह शाखा है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप, कैसा? शुद्ध रूप को लिखने तथा बोलने के नियमों को क्या करवाता है? ज्ञात करवाता है। डॉक्टर स्वीट के अनुसार, डॉक्टर स्वीट क्या बोलते हैं कि व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण तथा
उसका शरीर विज्ञान है। क्या कह रहा है कि ये है कि डॉक्टर स्विफ्ट कहते हैं कि व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण है। क्या कहते हैं? जो व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण होता है और उसका शरीर क्या है? विज्ञान है। क्या है उसका शरीर? विज्ञान। ओके। डॉक्टर जैगर के अनुसार प्रचलित भाषा संबंधी नियमों की व्याख्या ही व्याकरण है। डॉक्टर जैगर क्या कहते हैं कि प्रचलित भाषा संबंधी नियमों की व्याख्या ही व्याकरण कहलाता है। ठीक। अब चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि शिक्षण विधियां। ठीक ना, शिक्षण विधियां देखेंगे हम लोग। शिक्षण विधियां पहला शिक्षण विधि है निगमन विधि, जो नियम से उदाहरण की तरफ हमेशा जाती है। पहला शिक्षण विधि क्या है? निगमन विधि, जो हमेशा नियम से उदाहरण की तरफ जाती है। मैं बताई थी कि यह व्याकरण शिक्षण की प्राचीनतम यानी सबसे पुरानी विधि है। इस विधि में पहले व्याकरण के नियम कंठस्थ करवाए जाते हैं, यानी याद करवाए जाते हैं। कंठस्थ मीन्स होता है याद करवाए जाते हैं। फिर उदाहरण देकर प्रयोग सिखाया जाता है। पहले याद करवाया जाएगा, फिर उदाहरण दिया जाएगा, उसके बाद से प्रयोग सिखाया जाएगा, एक्सपेरिमेंट करवाया जाएगा। अधिकतर विद्वान इस विधि को अमनोवैज्ञानिक व अरुचिकर मानते हैं। क्या कह रहा है कि अधिकतर वैज्ञानिक इसको अमनोवैज्ञानिक, निगमन विधि को अमनोवैज्ञानिक और अरुचिकर मानते हैं। इस विधि को पुस्तक विधि और सूत्र विधि भी कहा जाता है। यानी यदि आपसे कोई पूछे, क्वेश्चन देखिए बनता है कि निगमन विधि को और किस नाम से जानते हैं, तो किस नाम से जानेंगे? पुस्तक विधि या सूत्र विधि के नाम से जाना जाता है। नोट में क्या है कि इस विधि में ज्ञात से अज्ञात से ज्ञात की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर और कठिन से सरल की ओर चला जाता है। क्या कह रहा है कि इस विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर, यानी पहले बच्चे को कुछ मालूम नहीं है, फिर हमको ज्ञात की ओर लेके जाना है, जानकारी की ओर लेके जाना है। दूसरा नियम है अमूर्त से मूर्त की ओर, और तीसरा क्या है? कठिन से सरल की ओर लेके जाना है। अब हम लोग पढ़ेंगे आगमन विधि। आगमन विधि में क्या होता है? उदाहरण से नियम की ओर ये भी चलता है, और इस विधि में छात्रों को पहले उदाहरण की सहायता से व्याकरण के सामान्य सिद्धांत सिखाए जाते हैं। क्या कह रहा है कि इस विधि में छात्रों को सबसे पहले उदाहरण की सहायता से व्याकरण के सिद्धांत, सामान्य सिद्धांत सिखाए जाते हैं। यह छात्र केंद्रित विधि है। क्या कह रहा है कि इसे क्या कहते हैं? छात्र केंद्रित विधि। क्या कहते हैं? छात्र केंद्रित विधि कहते हैं। यह विधि मूर्त से अमूर्त की ओर, अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर तथा सरल से जटिल की ओर काम करती है। ठीक ना। व्याकरण शिक्षण हेतु यह विधि क्या है? सर्वोत्तम विधि है। क्या कह रहा है कि व्याकरण शिक्षण विधि इस विधि के लिए क्या है? सबसे सर्वोत्तम, यानी सबसे उत्तम क्या होती है? मानी जाती है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि सहसंबंध विधि किसे कहते हैं। तो देखिए लिखा है कि इस विधि का प्रयोग शब्द शिक्षण, यानी सहसंबंध का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? शब्द शिक्षण, वर्तनी शिक्षण, उच्चारण शिक्षण आदि के समय में किया जाता है। सहसंबंध शिक्षण विधि का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे? शब्द शिक्षण विधि में, वर्तनी शिक्षण में, उच्चारण शिक्षण में आदि के समय हम लोग कर सकते हैं। खेल विधि किसे कहते हैं? कि इस विधि में बच्चों को खेल खेल में व्याकरण का नियम क्या किया जाता है? सिखाया जाता है। खेल विधि, ध्यान से देखिएगा, इस विधि में बच्चों को खेल खेल में ही व्याकरण के नियम सिखा दिए जाते हैं। इस विधि में खेल खेल में शब्द भेद, लिंग भेद, वचन आदि व्याकरण के नियम को सहजता से सिखा दिया जाता है। प्रत्यक्ष विधि किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष विधि ओके, लिखा है कि बिना व्याकरण का ज्ञान कराए भाषा के शुद्ध रूप का अनुकरण करने का अवसर प्रदान करना, यह विधि प्राथमिक स्तर के लिए उपयुक्त है। क्या है कि ये छोटे बच्चों के लिए, प्राइमरी स्तर के बच्चों के लिए प्रत्यक्ष विधि कि बिना व्याकरण का ज्ञान कराए भाषा के शुद्ध रूप का अनुकरण का अवसर प्रदान करना ही प्रत्यक्ष विधि कहलाता है। और यह विधि क्या है? प्राथमिक यानी प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए क्या है? अधिक उपयुक्त माना जाता है। चलिए ओके, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं संप्रेक्षण।
कहाँ देखेंगे? संप्रेक्षण कौशल के विकास में व्याकरण का महत्व। क्या देखेंगे? संप्रेक्षण कौशल में के विकास में व्याकरण का महत्व। पहला महत्व क्या है कि व्याकरण बालकों के अशुद्ध उच्चारण को शुद्ध करने में क्या होता है? सहायक होता है। जब बच्चे टूटी फूटी हिंदी बोलते हैं, यानी उनके जो वाचन होते हैं उसमें बहुत सारी त्रुटियां पाई जाती हैं, उस समय बालक के अशुद्ध उच्चारण को क्या किया जाता है? शुद्ध करने में व्याकरण का बहुत बड़ा महत्व होता है, सहायक होता है। व्याकरण बालकों की अभिव्यक्ति में स्पष्टता लाने में क्या होता है? सहायक सिद्ध होता है। क्या कह रहा है कि व्याकरण बालकों की अभिव्यक्ति में स्पष्टता, यानी स्पष्ट पूरा एकदम पता चले, लाने में क्या करता है? सहायक सिद्ध होता है। और तीसरा है, व्याकरण पूछे गए प्रश्नों का उत्तर प्रवाहपूर्ण देने में सहायक होता है। क्या है? प्रवाहपूर्ण। ठीक, किस प्रकार? प्रवाहपूर्ण देने में क्या होता है? सहायक होता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए बेटा, यहाँ पे आप देखते हैं कि लेखन कौशल के विकास में व्याकरण का क्या महत्व है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि व्याकरण बच्चों में विभिन्न संदर्भ में शब्दों की समझ पैदा करने में क्या होता है? सहायक सिद्ध होता है। क्या कह रहा है कि व्याकरण बच्चों में विभिन्न संदर्भ में, यानी अनेक प्रकार में कि शब्दों में समझ पैदा, इंटेलिजेंस पैदा करने में क्या होता है? सहायक सिद्ध होता है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, दूसरा टॉपिक है व्याकरण बच्चों को मुहावरे और लोकोक्तियां का प्रयोग करने का शिक्षण देकर लेखन कौशल के विकास में क्या होता है? सहायक सिद्ध होता है। यह बच्चों के, क्या कह रहा है कि यह बच्चों के लेखन में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव आदि शब्द आदि के प्रयोग से उनके लेखन कौशल में क्या करता है? विकास करता है। कह रहा है कि यह क्या करेगा? बच्चों के संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव आदि के प्रयोग से उनके लेखन कौशल में क्या करेगा? विकास करने में सहायक सिद्ध होता है। देखिए बेटा, आज आप लोगों का भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका टॉपिक खत्म हो चुका है। इसका लिंक और इसके पहले जो वीडियो बनाया गया है उसका भी लिंक आपके यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और आप लोग मेरे वीडियो को पता नहीं देखते हैं कि नहीं देखते हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट भी करिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।